Hello students, welcome you again in online classes of Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary. So last lecture में हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे थे। उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है, लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स क्या हैं। इन सब के बाद में अपन डिटेल क्लासिफिकेशन पे आए थे। तो एक क्लासिफिकेशन का अपन चार्ट बना लेते हैं जिसमें अपन बेसिस ऑफ या क्राइटेरिया जो लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए उनकी बात करके और फिर अपन एक क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाते हैं। तो अपने पास में किंगडम एनिमेलिया था, किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया था। प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में। ये आपके सब किंगडम है। दो सब किंगडम में डिवाइड किया। इसके बाद में प्रोटोजोआ जो सब किंगडम है इसमें अपन ने एक फाइलम रखा था, फाइलम प्रोटोजोआ को रखा था। इसके बाद में अपन ने मेटाजोआ जो क्लास सब किंगडम है उसको अपन ने तीन क्लासेस में डिवाइड किया था, मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। तीन अपन ने इसमें सब किंगडम मेटाजोआ को तीन डिविजन्स में अपन ने डिवाइड किया, मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ठीक है। फिर अपन ने मीसोजोआ में एक फाइलम को रख दिया, मीसोजोआ में एक फाइलम रखा था मीसोजोआ जो कि दोनों के बीच का फाइलम है। मीसोजोआ फाइलम को अपन पोरीफोरा और प्रोटोजोआ के बीच का फाइलम रखते हैं और इसमें अप्रोक्स 50 के आसपास स्पीसीज इंक्लूड की गई हैं जिसमें दोनों तरीके के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, यानी प्रोटोजोआ के भी कैरेक्टर हैं और पोरीफोरा के भी कुछ कैरेक्टर हैं, इसलिए अपन ने एक अलग ही फाइलम बना दिया मीसोजोआ। उसके बाद में पैराजोआ को अपन ने एक फाइलम, इसमें भी एक फाइलम को रखा, फाइलम पोरीफोरा। पोरीफेरा को रख दिया अपन ने पैराजोआ में। उसके बाद में अपन यूमेटाजोआ की बात करते हैं। यूमेटाजोआ को अपन ने दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड कर दिया। सिमेट्री के बेस पे अपन ने इनको फिर कैटेगराइज कर दिया और यहाँ अपन ने कहा इनको कि रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या सीधा सा भी अपन कह सकते हैं इनको रेडियल और इधर बाइलेटरल। रेडियल और बाइलेटरल। उसके बाद में फिर अपन ने रेडियल में बात की थी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है या इनको रेडिएटा या बाइलेटरल बोल सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेडियल सिमेट्री थी उनको अपन ने फिर रेडियल सिमेट्री वाले फाइलम, दो तीन फाइलम के अपन ने बात की थी कि सिलेंटेटा और निडेरिया, जो फाइलम सिलेंटेटा, निडेरिया और टीनोफोरा जो आपके फाइलम है उन फाइलम को अपन रेडियल सिमेट्री की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा मैंने एक अपवाद भी बताया था कि इकाइनोडर्मेटा में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, तो जो रेडियल सिमेट्री वाले फाइलम हैं उनको अलग रख दिया अपन ने। इसमें सिलेंट्रेटा और एक
टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा का रख दिया। उसके बाद में बाइलेटरल जो सिमेट्री है उसको भी अपन ने फिर आगे कैटेगराइज कर लिया 3 कैटेगरीज में, यानी कि इधर एसिलोमेट, शूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट में अपन ने कहा था कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है। तो एसिलोमेट में फिर अपन ने कुछ फाइलम जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को अपन ने एसिलोमेट में रख दिया। शूडोसिलोमेट में एक फाइलम को अपन रखते हैं एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है। और सिलोमेट को फिर अपन आगे कैटेगराइज करते हैं। सिलोमेट में अपन 3-4 जो भी फाइलम अपने बचे हुए हैं उनको इसमें रख देते हैं, जैसे कि आपका सिलोमेट में मोलस्का, थोड़ा सा मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पूरे के पूरे जो एक क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाया। इसमें देखिए सबसे पहले अपन ने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको अपन ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। एक में अपन ने प्लांट किंगडम को और दूसरे में एनिमेलिया किंगडम को रख दिया था। बात कर रहे हैं अपन एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड कर लिया था अपन ने, एक प्रोटोजोआ में और दूसरा मेटाजोआ में। यानी जो यूनिसेलुलर थे, स्मॉल साइज़ के थे, उनको अपन ने प्रोटोजोआ में रख दिया, और जो लार्ज साइज़ के थे या हेट्रोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन बना रहे थे उनको अपन ने मेटाजोआ में रख दिया। इसके बाद में प्रोटोजोआ में अपन ने एक फाइलम प्रोटोजोआ को रखा और मेटाजोआ को फिर कैटेगराइज किया मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ में। मीसोजोआ को एक फाइलम में मीसोजोआ फाइलम में रख दिया है और पैराजोआ में एक फाइलम पोरिफेरा को रखा अपन ने। इसके बाद में यूमेटाजोआ को फिर क्लासिफाई किया रेडियल सिमेट्री वाले और बाइलेटरल सिमेट्री वाले। तो रेडियल सिमेट्री की वो फाइलम जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद में फिर बाइलेटरल को अपन ने फिर कैटेगराइज किया, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो उनको सीलोम के बेस पे कैटेगराइज किया फिर अपन ने कि सीलोमेट, एसिलोमेट, शूडोसिलोमेट और सिलोमेट, यानी जिनमें सीलोम कैविटी एब्सेंट होती है तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं होती। उसके बाद में शूडोसिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थीज की बात की कि एस्केहेल्मिन्थीज में सीलोम कैविटी प्रेजेंट होना चालू हो जाती है। और उसके बाद में अपन ने सीलोमेट एक कैटेगरी रखी जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। उसके बाद में फिर सीलोमेट को अपन ने फिर कैटेगराइज कर दिया कि मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा और लास्ट में कोर्डेटा।
ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में क्लासिफिकेशन का चार्ट आता है, कुछ कैरेक्टर्स को लेकर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके अपन ने यहाँ बात की। अब अपन एक एक फाइलम का डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उस फाइलम के जनरल कैरेक्टर देखते हैं क्या है, उसके बाद में उस फाइलम को कितने क्लासेज में या कितने फाइलम सब फाइलम में डिवाइड किया है, और उसके बाद में उसमें कुछ एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स को उस फाइलम में रखा गया है उसकी बात करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास में फाइलम आता है फाइलम प्रोटोजोआ। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ, मैंने कहा कि एनिमल किंगडम को अपन ने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, एक प्रोटोजोआ में और दूसरा मेटाजोआ में। तो वो प्रोटोजोआ की अपन बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ में अपन ने एक फाइलम को रखा है प्रोटो। अब देखिए प्रोटोजोआ का मतलब समझिए। प्रोटोजोआ जो वर्ड है उसका मीनिंग देखिए। प्रोटो ये ग्रीक वर्ड से बना है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, और जोन का मतलब, जोआ का मतलब जोन, यानी जो फर्स्ट एनिमल डेवलप हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एनिमल डेवलप हुए हैं उनको अपन ने क्या कहा, प्रोटोजोन नाम दिया। जो सबसे पहले डेवलप हुए या अर्थ पे सबसे पहले जो डेवलप हुए थे या प्रिमिटिव जो एनिमल्स थे उनको अपन ने फाइलम प्रोटोजोआ में रखा है। अब देखिए प्रोटोजोआ जो फाइलम था, इसका सबसे पहले जो टर्म, इसके लिए जो टर्म यूज किया था प्रोटोजोआ, वो एक साइंटिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, गोल्डफॉस, ऑगस्ट गोल्डफॉस। एक साइंटिस्ट थे, ये जर्मन के जूलॉजिस्ट थे, अगस्त गोल्डफस, जिन्होंने प्रोटोजोआ टर्म है इसको सबसे पहले यूज किया था। और प्रोटोजोआ का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है एक प्रोटोस, यानी कि फर्स्ट जोन, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है या जो सबसे पहले डेवलप हुए हैं और ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है प्रोटोजोआ। ठीक है, अब प्रोटोजोआ में अपन देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स को रखा गया है, क्या इनके जनरल कैरेक्टर हैं और क्या क्लासेज हैं। तो जनरल कैरेक्टर की तरफ चलते हैं अपन पहले। जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसके जनरल कैरेक्टर क्या हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ फाइलम में अपने को पहले ही पता है, अपन बात कर रहे हैं कि प्रोटोस यानी सबसे पहले जो एनिमल्स डेवलप हुए हैं, और जो सबसे पहले एनिमल्स डेवलप हुए थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। तो यूनिसेलुलर थे और बहुत स्मॉल साइज के थे, यानी माइक्रोस्कोपिक थे, इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को अपन ने यहाँ रखा है। तो जनरल कैरेक्टर की अपन बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टर है वो अपने पास में यही आ गया कि ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और प्रिमिटिव, यानी आदिम जो सबसे पहले डेवलप ऑर्गेनिज्म थे उनको अपन ने प्रोटोजोआ में रखा है। उसके बाद में दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, और प्रोटोप्लाज्मिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
उसके बाद में थर्ड कैरेक्टर की अपन बात करते हैं यहाँ, तो ये या तो सोलिटरी होते हैं या कोलोनल होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट होते हैं। कॉलोनियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट नेचर के होते हैं। तो या तो कॉलोनल होंगे या फ्री लिविंग होंगे, ये पैरासाइट होंगे या किसी पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ में रहेंगे। तो मोस्टली आप प्रोटोजोन को देखेंगे तो या तो अकेले मिलेंगे या कॉलोनी में मिलेंगे या फिर फ्री लिविंग मिलेंगे या पैरासिटिक होंगे, क्योंकि बहुत से प्रोटोजोन को अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे एंटामीबा की बात करेंगे, अपन ट्रिपेनोसोमा की बात करेंगे, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोटोजोन है लेकिन पैरासिटिक नेचर के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म की अपन बात करेंगे जैसे आपके यूग्लिना है, पैरामीशियम है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कॉलोनी में भी रह सकते हैं, सोलिटरी भी, अकेले भी मिल सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की अपन बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपका आता है कि इनमें सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री देखें तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज इसमें सिमेट्रिकल हो सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ स्पीसीज कैसी होती हैं, एसिमेट्रिकल होती हैं। उसके बाद में अपन देखें इनको तो इनकी या तो ये नेक्ड होंगे या इस पे पेलिकल का कवर होगा, ठीक है। तो या तो कैसे होंगे, नेक्ड होंगे और या फिर कवर्ड बाय पेलिकल। पेलिकल से कवर होंगे या फिर नेक्ड होंगे। उसके बाद में फिर अपन बात करें तो ये साइज का मैंने बता दिया, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं या माइन्यूट साइज के। माइन्यूट साइज के होते हैं और माइन्यूट साइज में साइज की भी अगर यहाँ बात करें तो ये बहुत छोटे यानी कि 0.001 से 3 mm साइज के होते हैं, ठीक है। इतनी सी साइज के होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिल्कुल नेक्ड आई से अपन नहीं देख सकते। अगर स्लाइड पे आप डाल के देखते हैं तो बिल्कुल आपको एक स्पॉट सा दिखाई देगा और उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए अपन इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है अपने को। नेक्स्ट कैरेक्टर की फिर बात करें अपन यहाँ, तो यहाँ न्यूक्लियस एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। न्यूक्लियस 1, 2 और मोर, ठीक है। न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ स्पीसीज में एक ही होता है, लेकिन कुछ में आपको 2 मिलेंगे और कुछ में 2 से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसे पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम में आपको 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं और दोनों के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ स्पीसीज में और भी ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, तो न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन इनमें या तो स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा,
स्यूडोपोडिया के द्वारा, सीलिया या फ्लैजिला, सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा होता है लोकोमोशन यहाँ। सॉरी, फ्लैजिला। तो लोकोमोशन कैसे होगा कि या तो स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा या सीलिया के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा। जैसे अपन बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। फिर सीलिया की बात करते हैं कि कुछ स्पीसीज में बॉडी पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैरामीशियम की बात करते हैं, और जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन की रूप में काम करते हैं और इन्हीं लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे इस फाइलम के इसको क्लासेज में डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्लासेज में। उसके बाद में फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में ये दोनों तरीके के न्यूट्रिशन में ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक और होलोजोइक। होलोजोइक नेचर के, यानी कि छोटे मोटे जो लार्वी हैं या छोटे प्रोटोजोन्स हैं या किसी के एग्स हैं या कोई और स्मॉल एनिमल्स हैं, उनको ये फीड करते हैं। ये होट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं मोस्ट ऑफ प्रोटोजोन। उसके बाद में कुछ प्रोटोजोन ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रोपिक नेचर के भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक में अब बात करते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा सेल्फ फूड का फॉर्मेशन करता है। तो उसको ऑटोट्रोपिक नेचर में भी रखते हैं, इसलिए यूग्लिना को अपन मिक्सोट्रोपिक नेचर का ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, यानी कि उसमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है और ऑटोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन भी होता है। जब लाइट की प्रेजेंस है तो उस ड्यूरेशन में वो क्लोरोप्लास्ट है उसमें और वो फोटोसिंथेसिस की तरह फूड का सिक्रेशन करता है। और जब लाइट एब्सेंट होती है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, यानी लंबे समय तक अगर लाइट नहीं रहती है तो क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाता है और फिर वो नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म और प्रोटोजोन जो फूड का फॉर्मेशन कर रहा है उन्हीं की तरह ये भी हेट्रोट्रोपिक मोड में न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले तो इनमें ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ऑस्मोरेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होता है, यानी कि जो भी साल्ट्स हैं, वाटर है, उसका बैलेंस करने के लिए इसमें ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ऑस्मोरेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंप्लीट मैच्योर होने के बाद में कहीं भी मेम्ब्रेन के पास में जाके डिस्पोज हो जाती है, फट जाती है, तो वो जो भी वाटर है और कुछ ये मान के चलिए नाइट्रोजन वेस्ट है, उनको भी या नाइट्रोजन वेस्ट के एक्सक्रेशन में भी हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑस्मोरेगुलेशन के साथ साथ में नाइट्रोजन वेस्ट के सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन तो इनमें गैसेज का एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है।
जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है कि गैसेज का एक्सचेंज है गैसेज एक्सचेंज बाय जनरल बॉडी सरफेस। उसके बाद में नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल के रूप में, जैसे भी नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन भी होता है, और जो भी प्रोटोजोन है यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं, क्योंकि अमोनिया का एक्सक्रेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और अमोनिया बहुत टॉक्सिक एलिमेंट होता है, इसको बॉडी से तुरंत निकालना ज़रूरी होता है। और मैंने कहा अमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में ही रहते हैं, बहुत सारा पानी है इनके लिए, तो ये आराम से अमोनिया का एक्सक्रेशन कर सकते हैं। तो या तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होगा या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म, मैंने अभी जैसे बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ में इन नाइट्रोजन वेस्ट के एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और कुछ में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है। तो प्रोटोजोन में अपन कह सकते हैं मे बी सेक्सुअली, मे बी एसेक्सुअली और सेक्सुअली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। देखिए कुछ ही ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन यहाँ बात करते हैं प्रोटोजोन में। जैसे आप पैरामीशियम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, पैरामीशियम संयुग्मन की बात करते हैं, तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, लेकिन वो भी रियल में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है, तो इसलिए उसको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं मानते। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में लेते हैं। और दूसरा जो मोड है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसके कई मेथड्स हैं, जैसे फ्यूजन है। अब फ्यूजन में भी अपन कई तरीके की बात करेंगे, बाइनरी फ्यूजन की बात करेंगे, मल्टीपल फ्यूजन की बात करेंगे, ट्रांसफर फ्यूजन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन की बात करेंगे। उसके बाद में बडिंग के द्वारा होता है या कुछ में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है। तो कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, जब अपन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उस टाइम पे इनका डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं इनमें तो रीजनरेशन की बात करें। रीजनरेशन की जितने भी प्रोटोजोन है या प्रोटोजोन, अपन कल भी बात कर रहे थे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहाँ भी जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोन के जो है उनमें रीजनरेशन की अच्छी कैपेसिटी होती है, यानी ऑर्गेनिज्म को कहीं से काट दिया जाए तो ये वहाँ से वापस रिकवर कर लेता है या फिर नया ऑर्गेनिज्म भी बना लेगा। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे जिनकी अपन बात कर रहे थे कि प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। उसके बाद में फिर देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
होइंगबर्ग, उन्होंने इनको प्रोटोजोन को 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया था। उन्होंने 1964 में 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसको होइंगबर्ग साइंटिस्ट ने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। उनके अकॉर्डिंग 4 क्लासेस थी, उनमें सबसे पहली जो क्लास है राइजोपोडा। राइजोपोडा या इस क्लास को दूसरा नाम और देते हैं, इसको सार्कोडीना भी बोलते हैं। सार्कोडीना भी नाम देते हैं। इसके अलावा दूसरी जो क्लास आती है आपकी वो मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा दूसरी क्लास है। इस क्लास को भी दूसरा नाम देते हैं फ्लैजिलेटा। इसको फ्लैजिलेटा नाम भी देते हैं। और थर्ड क्लास की जो आती है वो है स्पोरोजोआ। और फोर्थ नंबर पे जो क्लास आती है उसको नाम देते हैं सीलिएटा। ठीक है, तो अपन यहाँ प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसमें 4 क्लासेस की बात करने वाले हैं कि राइजोपोडा या सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ या सीलिएटा, 4 क्लासेस अपने पास में आती हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन अपन ने किया है उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे किया गया है। यहाँ देखिए जो राइजोपोडा या सार्कोडीना क्लास है उसके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है, यानी कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा में अपन बात करते हैं, मेस्टिगोफोरा यानी इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं फ्लैजिलेटा, यानी कि लंबा सा एक धागे जैसी संरचना होती है और इसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म या जिन ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होता है उनको पहले फ्लैजिलेटा में रखा है। उसके बाद में वे ऑर्गेनिज्म जिनमें किसी भी तरीके का लोकोमोशन नहीं होता या लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं उनको स्पोरोजोआ में रखा है। जैसे प्लाज्मोडियम की अपन बात करेंगे। उसके बाद में सीलिएटा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है तो उनको सीलिएटा कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अभी देखिए अपन डिटेल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम को। देखिए एक सब फाइलम में और डिवाइड किया गया है। फाइलम प्रोटोजोआ को सब फाइलम में सार्कोमेस्टिगोपोरा में डिवाइड किया गया है। सार्कोमेस्टिगोपोरा में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद में फिर इसकी सुपर क्लास जो है वो मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा क्लास में डिवाइड किया गया है इसको, जो नया क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए फाइलम सार्कोमेस्टिगोपोरा में इसमें देखिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि सूडोपोडिया और फ्लैजिला दोनों होते हैं। तो दोनों ऑर्गेनिज्म को, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला प्रेजेंट है और जिनमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है, उनको दोनों को अपन ने कहाँ रख दिया, सार्कोमेस्टिगोपोरा में रख दिया। तो लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया और फ्लैजिला दोनों हो गए। न्यूक्लियस यहाँ 1 और मोर
एक या दो हो गए या ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन का जो मोड है वो कैसा होगा, हेट्रोट्रोपिक हो सकता है और ऑटोट्रोपिक, क्योंकि यहाँ स्यूडोपोडिया और फ्लैजिलेटा में यानी यूग्लिना की बात करेंगे, स्यूडोपोडिया में अपन अमीबा की बात करेंगे। तो दोनों तरीके का न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक मोड का न्यूट्रिशन हो गया। और उसके बाद में रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं अपन, तो इनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। उसके बाद में इनको अपन ने 3 क्लासेज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर देखिए। सार्कोमेस्टिगोपोरा में अपन ने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला दोनों प्रेजेंट हैं उनको अपन ने रखा है। तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 1 और मोर। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर अपने पास में यहाँ हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल और एक्सेक्सुअल में भी बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन की अपन बात करेंगे यहाँ। उसके बाद में चौथा कैरेक्टर न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों मोड से यहाँ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोपोरा की अपन ने बात की है, जिसमें 3 सुपर क्लासेस को अपन ने रखा है। इन कैरेक्टर के बेस पे अपन ने जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में क्लासीफाई किया है। अब देखिए सार्कोमेस्टिगोफोरा को सुपर क्लास यानी इनको 3 सुपर क्लास में रखा गया, कैटेगराइज किया है। सुपर क्लास सुपर क्लास तो पहली सुपर क्लास है, उसमें अपन ने इनको कैटेगराइज किया है मेस्टिगोपोरा या फ्लैजिलेटा। मेस्टिगोफोरा या इसको फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं। फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा। दूसरी जो क्लास देखिए, इस क्लास में अपन उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये फ्री लिविंग होते हैं मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म हैं। बाहर की तरफ पेलिकल का आवरण प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नाम से ही पता चल रहा है। फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा का मतलब ये है कि जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म को अपन ने सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा में रखा है। इसके बाद में इसको 2 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। इस सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा को 2 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो पहली क्लास है वो है फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। अब फाइटोमेस्टिगोफोरा में नाम से ही पता चल रहा है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स की तरह। प्लांट्स यानी कि जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएंगे, फाइटोमेस्टिगोफोरा में। और इसमें एक आपका जो ऑर्डर है
इसमें जैसे यूग्लिनोइडिया जो ऑर्डर है उसको अपन इसमें रखते हैं, और इसके अलावा जो आपके कुछ वॉलवॉक्स हैं उनको तो यहाँ जो क्लास है आपकी, पहली क्लास हो गई फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरी क्लास हो गई जूमेस्टिगोफोरा। ठीक है, तो ये थी आपकी सुपर क्लास और यहाँ हो गई क्लास। तो मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा को अपन ने दो क्लासेज में डिवाइड किया। पहली क्लास हो गई फाइटोमेस्टिगोफोरा, यानी जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, और जिनमें न्यूट्रिशन का मोड जो है वो दोनों तरीके का होता है, होलोजोइक और ऑटोट्रोपिक, दोनों तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें होता है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी क्लास आती है आपकी, उसमें अपन ने जूमोस्टिगोफोरा यानी कि उन ऑर्गेनिज्म को अपन ने इसमें रखा है जिनमें होलोजोइक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। फ्लैजिला एक और ज़्यादा हो सकते हैं, पैरासिटिक और कमेंसेल भी हो सकते हैं। रिजर्व फूड इनमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे अपने ऑर्डर रखे हुए हैं। तो यहाँ तक की जो बात की अपन ने, कौन सी क्लास की बात की है, क्लास फर्स्ट सार्कोमेस्टिगोफोरा। दूसरी जो अपनी सुपर क्लास आती है उसमें अपन बात करते हैं ओपेलिनिटा की। ओपेलिनिटा दूसरी क्लास ओपेलिनिटा है, जिसमें एक ऑर्डर ओपेलिना को रखा गया है। इसके बाद में थर्ड जो क्लास आती है अपनी वो होती है सार्कोडीना या राइजोपोडा। सार्कोडीना या राइजोपोडा। ठीक है, तो अपनी जो थर्ड क्लास है सार्कोडीना या राइजोपोडा, उसमें भी फिर कई क्लासेज हैं, जैसे एक्टिनोपोडा क्लास है। उसके बाद में दूसरी क्लास राइजोपोडा आती है। राइजोपोडा को भी फिर अपन ने सब क्लासेज में डिवाइड कर रखा है, जैसे लोबोसिया क्लास आती है एक, जिसमें एक ऑर्डर पढ़ते हैं अमीबोइडिया। सब क्लास फिर फोलियोसा आती है। ठीक है, लेकिन अपने को तो यहीं तक याद रखना है कि सार्कोमेस्टिगोफोरा फाइलम है उसको अपन ने 3 क्लासेज में डिवाइड किया है। पहली क्लास है मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, इसको अपन ने 2 कैटेगरीज में फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा में डिवाइड कर रखा है। दूसरी सुपर क्लास ओपेलिनिटा आती है जिसमें ओपेलिना आता है, और थर्ड क्लास आपकी सार्कोडीना या राइजोपोडा आती है जिसमें आपके अमीबा की अपन बात करते हैं। उसके बाद में अपन ने कहा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको अपन ने सब फाइलम में डिवाइड किया था। तो दूसरा जो सब फाइलम है वो अपने पास में आता है स्पोरोजोआ। ठीक है, तो पहले सब फाइलम की अपन ने बात कर ली कि सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा को सुपर क्लासेज में डिवाइड कर रखा है, मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनिटा, सार्कोडीना। और उसके बाद में मेस्टिगोफोरा को 2 क्लासेज में डिवाइड किया था, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा। ठीक है, उधर आप अगर क्लासीफाई करना चाहो तो राइजोपोडा को भी अपन सब क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं या ठीक है, तो जैसे राइजोपोडा जो क्लास है, सार्कोडीना की जो क्लास है वो 2 क्लासेज में जैसे अपन इनको डिवाइड करते हैं, पहली एक्टिनोपोडिया और दूसरी राइजोपोडिया। एक्टिनोपोडिया और राइजोपोडिया यहाँ भी क्लासेज अपनी एक्टिनोपोडिया और राइजोपोडिया 2 क्लासेज में यहाँ अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब दूसरे सब फाइलम की अपन बात करते हैं। सब फाइलम स्पोरोजोआ।
स्पोरोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ। देखिए स्पोरोजोआ में फिर अपन क्लासेस की बात करें तो इसमें एक क्लास आपकी टीलियोस्पोरा आती है और दूसरी क्लासेस जो यहाँ आती है आपकी वो टैक्सोप्लाज्मिया आती है और थर्ड क्लास हैप्लोस्पोरिया आती है। ठीक है, तो पहली जो क्लास है आपकी वो कौन सी होगी? टीलोस्पोरा। टीलोस्पोरिया पहली जो क्लास है वो, ठीक है, टीलोस्पोरा क्लास हो गई। दूसरी जो क्लास यहाँ आपके पास में आती है वो क्लास है आपकी टैक्सोप्लाज्मिया। और तीसरी जो क्लास आपके पास में यहाँ आती है वो हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया तीसरी क्लास। तो तीन क्लासेज में सब फाइलम अपन ने स्पोरोजोआ को भी क्लासिफाई कर रखा है। पहली क्लास टीलियोस्पोरा, दूसरी क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया और थर्ड क्लास होलोस्पोरिया। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे आपकी जो क्लास है टीलियोस्पोरा, इसमें कुछ मोनोसिस्ट को रखा गया है। इसके बाद में दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे प्लाज्मोडियम है, उसको भी अपन ने इसी क्लास में टीलियोस्पोरा में रखा है। उसके बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे टॉक्सोप्लाज्मा को दूसरी क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया में रखा है और कुछ और ऑर्गेनिज्म है जैसे हैप्लोस्पोरिडियम, उनको अपन ने हैप्लोस्पोरिया क्लास में रखा है। अब तीसरा जो सब फाइलम है वो आता है अपने पास में नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा तीसरा जो सब फाइलम है अपने पास में वो आता है नीडोस्पोरा। अब नीडोस्पोरा को भी अपन कुछ क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहली जो क्लास आती है वो आती है माइक्सोपोरिडिया। दो क्लासेस में यहाँ इनको भी डिवाइड करते हैं। एक क्लास जो आती है आपकी वो आती है माइक्सोपोरिडिया और दूसरी जो क्लास आती है वो आती है आपकी माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया तो दो क्लासेज में अपन ने इनको डिवाइड कर दिया। पहली क्लासेज हो गई आपकी माइक्सोपोरिडिया और दूसरी क्लास हो गई माइक्रोस्पोरिडिया। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो सब फाइलम आता है अपने पास में वो आता है सीलियोपोरा। सीलियोपोरा सब फाइलम, लास्ट फाइलम सीलियोपोरा लास्ट का जो फाइलम है जिसमें सीलिएटा ऑर्गेनिज्म को अपन रखा गया है। इसमें एक क्लास आपकी आती है, पहली क्लास सीलिएटा और उसके बाद में इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स को रखा हुआ है। तो अपने को तो यहाँ एक ही क्लास पढ़नी है और वो क्लास है आपकी सीलिएटा। सीलिएटा के कुछ मेंबर्स की अपन यहाँ बात करेंगे। तो सीलियोपोरा में अपन पढ़ेंगे सीलिएटा के कुछ ऑर्गेनिज्म की अपन यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटोजोआ को अपन ने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया था और सब फाइलमों को अपन ने फिर क्लासेज में डिवाइड किया था। तो प्रोटोजोआ को अपन ने 4 सब फाइलम में कौन कौन से सब फाइलम में डिवाइड किया था? पहला जो सब फाइलम था वो था सार्कोमेस्टिगोफोरा था। उसके बाद में दूसरा जो सब फाइलम था अपने पास में वो दूसरा सब फाइलम कौन सा था? स्पोरोजोआ था। और उसके बाद में थर्ड था नीडोस्पोरा और फोर्थ फाइलम था आपका सीलियोफोरा। ठीक है,
इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन था। अब अपन प्रोटोजोआ में कुछ ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फाइलम प्रोटोजोआ में। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो अपन पढ़ेंगे यहाँ, वो ऑर्गेनिज्म आपका आता है अमीबा। ठीक है, अमीबा की यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोटोजोआ का जो मेंबर है फाइलम, प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसका जो फर्स्ट मेंबर की अपन बात कर रहे हैं वो है अमीबा। अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए ये भी दो वर्ड्स हैं यहाँ, अमीबा जीनस है और प्रोटियस स्पीसीज है। तो अपन अमीबा की प्रोटियस स्पीसीज है उसकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे कि इसकी जो सुपर क्लास है वो सार्कोडीना है, यानी कि ये सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा और सुपर क्लास सार्कोडीना या राइजोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो क्लास है उसकी अपन बात कर रहे हैं कि कौन सी क्लास है ये, प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस। देखिए अमीबा प्रोटियस का मतलब होता है, अमीबा का मतलब है सिंपली, अमीबा का मतलब होता है चेंजेबल, अमीबा का मतलब होता है चेंज। वे ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर उनका जो चेंज होता रहता है, तो अमीबा का मतलब है चेंज और प्रोटियस का मतलब होता है एक सी गॉड, समुद्री देवता। ठीक है, समुद्री देवता के रूप में इसको मानते हैं, क्योंकि जैसे देवता जो गॉड होता है वो भी क्या करता है, अपने रूप चेंज करता रहता है बार बार, तो ऐसा मानते हैं इसको सी गॉड है, समुद्री देवता के रूप में इसको मानते हैं। लेकिन इसका मीनिंग जो होता है चेंजेबल, कि ये अपनी शेप साइज को बार बार बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है कि इन ऑर्गेनिज्म के बाहर, ठीक है, बाहर की तरफ अगर सेल वॉल होती या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तो वो इनकी बॉडी को स्ट्रक्चर देती, लेकिन यहाँ सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बिल्कुल थिन एक पेलिकल का कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जैसे इनमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी की शेप साइज चेंज होती रहती है, इसलिए इनको अपन ने अमीबा नाम दिया है। ठीक है, देखिए इन ऑर्गेनिज्म की अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हैबिट और हैबिटाट की बात करेंगे, उसके बाद में जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद में इनमें फीडिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एक्सक्रेशन की बात करेंगे और लास्ट में अपन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अमीबा प्रोटियस का अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फाइलम आपका हो गया यहाँ पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद में अपन ने इसका दूसरा आता है सब फाइलम, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा हो गया। उसके बाद में फिर आपकी आती है यहाँ पे सुपर क्लास, सुपर क्लास अपन ने कहा कि इसको सार्कोडीना में या राइजोपोडा में रखा गया है, तो सुपर क्लास हो गई सार्कोडीना या राइजोपोडा। सुपर क्लास आपकी सार्कोडीना या राइजोपोडा। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं क्लास, इसको लोबोसिया क्लास में रखा गया है। और उसके बाद में फिर अपन इसके ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसको अमीबोइडिया ऑर्डर में रखा है।
अमीबिडिया ऑर्डर में रखा है और लास्ट इसके बाद में इसका जीनस अमीबा और स्पीसीज प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस, ठीक है। ये इसका जनरल क्लासिफिकेशन था कि अमीबा को अपन ने सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, उसके बाद में सुपर क्लास सार्कोडिना या राइजोपोडा, उसके बाद में क्लास लोबोसिया और ऑर्डर अमीबोइडिया और इसके बाद में जीनस अमीबा और स्पीसीज प्रोटियस, ठीक है। ये अमीबा का जनरल क्लासिफिकेशन था। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटाट की, कि किस तरीके की ये आवास को प्रीफर करता है, कहाँ पे अमीबा आपको ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे कम मिलता है, कौन से एरियाज को ये प्रीफर करता है। तो सबसे पहले अपने पास में आता है हैबिट और हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट और हैबिटाट की बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले। तो अमीबा देखिए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मोस्टली आपको ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज है, सब जगह मिलती है। कॉमनली ज़्यादा अगर आप इसको देखेंगे तो बॉटम मड में या वाटर सरफेस में जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनमें मिलता है। और मोस्टली कहाँ मिलेगा, जहाँ प्लेंटी ऑफ डिकेइंग मटेरियल है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ डिकेइंग सड़े गले जो भी मटेरियल है उनके आसपास में ये ज़्यादा मिलता है। तो एक तरीके से अपन ने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज है। और दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर उन एरियाज को प्रीफर करता है जहाँ डिकेइंग मटेरियल है, सड़े गले पत्ते और एनिमल्स वगैरह हैं, उन एरियाज को ये प्रीफर करता है। उसके बाद में देखिए अपन इसकी फिर बात करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं या मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। हैबिट और हैबिटाट की बात कर ली अपन ने। उसके बाद में दूसरा जो कैरेक्टर आता है अपने पास में है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले साइज एंड शेप, साइज और शेप की बात करते हैं अपन। तो साइज और शेप में अपन पहले ही बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोटोजोन है वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये बहुत स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी साइज अगर मेजर करें तो 250 से 600 माइक्रोन तक इनकी साइज होती है, या म्यू इनकी साइज होती है, यानी कि ये बहुत छोटे आकार के होते हैं जिनको सिर्फ अपन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो आता है मॉर्फोलॉजी में अपने पास में स्यूडोपोडिया। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। तो पहला अपना साइज शेप हो गया, दूसरा स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी के बेस पे इन ऑर्गेनिज्म को अपन नाम देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अपन जैसे स्ट्रक्चर की बात करें अमीबा की, तो अमीबा का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। जिसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, जिसका कोई शेप साइज स्ट्रक्चर नहीं है। इसके देखिए बीच में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में साइड में आपको बड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी। ये आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और इसमें अंदर आपकी कुछ फूड वैक्यूल्स मिलेंगे आपको। और साथ में कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनेल्स भी, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे क्लियर, तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर की तरफ,
जो बिल्कुल क्लियर दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ, बाहर वाला होता है एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ होता है एंडोप्लाज्म, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ये आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है और ये आपकी फूड वैक्यूल्स हैं। और ये देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको बोलते हैं अपन सूडोपोडिया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन अमीबा में होता है और ये लोकोमोशन के लिए या फिर फूड को एनगल्फ करने के लिए सूडोपोडिया को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बात की सूडोपोडिया की कि सूडोपोडिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किन में होते हैं, सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है। सूडोपोडिया का सीधा सा मतलब होता है, देखिए फॉल्स फिट। ठीक है, आभासी पाद, सूडो का मतलब होता है आभासी या फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर, फिट। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आभासी पैर बनते हैं उनको सूडोपोडिया बोलते हैं। और वो एक ही ऑर्गेनिज्म आपका अमीबा प्रोटियस जिसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। देखिए अमीबा की अलग अलग स्पीसीज हैं, उनमें कुछ में सूडोपोडिया का फॉर्मेशन एक ही सूडोपोडिया बनते हैं, कुछ की बॉडी में बहुत सारे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इनको, जैसे अमीबा जो प्रोटियस है उसको अपन बोलते हैं पॉलीपोडियल, यानी उसमें बहुत सारे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपन।